आज की इस लेक्चर में हम चैप्टर 7 पे चर्चा करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के क्लास 10 की ज्योग्राफी पर आधारित है। चैप्टर का नाम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच पाती। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध कराते हैं और जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको व्यापारी यानी कि ट्रेडर कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन यानी कि मूवमेंट की सुविधा पर निर्भर करती है। इसलिए सक्षम परिवहन के साथ विकास की गति काफ़ी तीव्र हो जाती है। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। वो महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं? स्थल, जल और वायु। आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट के विभिन्न प्रकार के साधन हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि साइकिल, कार, बस, एरोप्लेन, ट्रेन और पानी से चलने वाली जहाज़ें। इन सब का अपना अहम रोल है अर्थव्यवस्था को गति देने में। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि ज़मीन पर चलने वाले यातायात के जो साधन हैं उनको स्थल परिवहन, जल में चलने वाले को जल परिवहन तथा वायु संचार और वायु परिवहन के लिए जो व्यवस्था है उसको वायु परिवहन में बांटा गया है। यहाँ पर परिवहन के साधन पर आधारित एक डायग्राम दिया गया है, जिसको आप देखेंगे तो आपकी समझ और विकसित होगी। जैसे कि परिवहन के साधनों में स्थल, जल और वायु में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। स्थल को पुनः सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, यानी कि गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, कार, ये सब जिस मार्ग से चलती हैं उसको सड़क परिवहन कहते हैं। रेलवे लाइन का जाल देश में बिछा हुआ है, जिससे ट्रेनों का आवागमन जारी है, जिसे हम रेल परिवहन कहते हैं। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, जैसे कि गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कुछ केमिकल हो गए, उनका आवाजाही पाइप के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से होता है, जिसको पाइपलाइन कहते हैं। इसी प्रकार अगर जल की बात करें, जल को पुनः 2 भागों में आंतरिक परिवहन और समुद्री परिवहन में बांटा जाता है। आंतरिक जल परिवहन नदियों, झील, तालाब इनके माध्यम से तथा समुद्री परिवहन खुले समुद्र के माध्यम से संपादित होता है। वायु परिवहन की अगर बात करें तो इसका भी 2 कैटेगरी बनाया हुआ है, घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा का मतलब है जो देश के आंतरिक भाग में एक शहर से दूसरे शहर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों और वस्तुओं की आवाजाही सुनिश्चित करता है। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विमान की अगर विमानन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विमान का मतलब, जैसे कि शब्द से ही जाहिर हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं और व्यक्तियों के आवागमन को अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा में जोड़ा जाता है। पुनः घरेलू विमान सेवा जो है सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि सरकारी सेवाएं और निजी विमान सेवा यानी कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा संचालित ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हुए हैं। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसीलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि परिवहन के लिए व्यापार और संचार एक दूसरे के लिए जरूरी अवयव के रूप में काम करते हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु, जल एवं समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक सिद्ध हुए हैं। आपको एक छोटा सा मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। स्मार्टफोन के आने और इंटरनेट की तीव्र गति होने से आपको क्या लगता है कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर क्या परिवर्तन हुए हैं? अगर कुछ ज़रूरी बातें आपको याद हैं तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन
के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। बहुत ही उनकी मांग बढ़ी है। परिवहन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है स्थल परिवहन का। स्थल परिवहन क्या है बच्चों? स्थल परिवहन भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर, जो कि 2020 और 21 के आंकड़े पर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्व जो है वो निम्न कारणों से सुनिश्चित होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम होता है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं, यानी कि जहाँ पर ढाल प्रवणता ज़्यादा हो, ढलान ज़्यादा हो, वहाँ पर भी सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखें और इन सड़कों को चिन्हित करें तथा वर्गीकृत करें किस प्रकार से बटी हुई हैं। सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, यानी क्या है ये? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन की एक महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। 2 गलियारों का निर्माण किया जाना, 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। क्या है वो? प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा, यानी सबसे पहला कौन सा है? उत्तर दक्षिण गलियारा है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय गलियारा जो है पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से है, जो कि सिलचर आसाम में तथा पोरबंदर गुजरात में इन 2 स्थानों को जोड़ता है। इस महामार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के, यानी कि NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर बात करें, नेशनल हाईवेज की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं और अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे की बात करें तो राज्य राजमार्ग जो हैं राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। जिला मार्गों की अगर बात करें तो ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। अन्य सड़कों की बात करें तो इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें, द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। इस मानचित्र में आप अगर देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों को दिखाया गया है, जो कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में गुवाहाटी, कोहिमा से लेकर के राजकोट और उदयपुर जैसे तमाम महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाले हैं। सीमांत सड़कों की अगर बात करें तो उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया है, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। रेल परिवहन की अगर बात करें तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक हैं, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि।
एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र विकास के लिए जिम्मेदार है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू-आकृतिक, आर्थिक और प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर साधनों के कारण रेल परिवहन के विकास और वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइनों के निर्माण की प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में रेल लाइन का निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सन्निधिक सटे हुए क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी घाट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे कि भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। आपका अगर कोई सुझाव हो तो आप ये बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पाइपलाइन की। भारत में परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था, परंतु आज इसका उपयोग और भी ज़्यादा विस्तृत हो चुका है, जैसे कि कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुँचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को भी पाइपलाइनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। कैसे? ठोस पदार्थों को तरल अवस्था यानी कि स्लरी में बदलकर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे कि बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन इसको चलाने की लागत बहुत कम है। वाहनांतरण, देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व प्रयागराज के रास्ते कानपुर, उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। गुजरात में सलाया से बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक है। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चकसुआ अन्य स्थानों से जोड़ती है। पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जिसको HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और वसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ती है। उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक हो गया है। ऊपर के नक्शे में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस नक्शे में भारत के रेल मार्ग को प्रदर्शित किया गया है। आप गौर करेंगे तो रेल मार्गों का देश के अंदर एक बृहद जाल बिछा हुआ है, जो प्रमुख शहरों, कस्बों और क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ता है, जो कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक जुड़ाव और समरसता का एक संकेत है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जल परिवहन की।
भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तक तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतःस्थलीय नौसंचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। एक देशव्यापी जलमार्ग नेटवर्क बनाने के लिए और देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को रेल और सड़क परिवहन के एक किफ़ायती पर्यावरण अनुकूल पूरक माध्यम के रूप में बढ़ावा देने के लिए 111 अंतर्देशीय जलमार्गों पहले घोषित किए गए 5 राष्ट्रीय जलमार्गों सहित को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवे घोषित किए गए हैं। स्रोत इसके वार्षिक रिपोर्ट पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार 2023-24 पर आधारित है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया तथा प्रयागराज के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम में जलमार्ग संख्या 1 है। सदिया धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम में जलमार्ग संख्या 2 है। केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपक्कारा नहरें 205 किलोमीटर लंबी हैं। इनको नौगम में जलमार्ग संख्या 3 के नाम से जाना जाता है। आगे है काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी कृष्णा कावेरी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर की लंबाई के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 के रूप में जाना जाता है। मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्रह्माणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्माणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर की लंबाई के साथ में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के रूप में पहचाना जाता है। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है, जिसमें मांडवी, जुआरी, कंबर जुआ, सुंदरवन, बराक केरल और पश्चजल केरल के पश्चजल शामिल है। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार जो कि मुद्रा रूप में 68% है समुद्रों द्वारा ही होता है। प्रमुख समुद्री पत्तनों की अगर बात करें तो भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्र रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम और छोटे पत्तन हैं यानी कि बंदरगाह हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार का संचालन करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में दीनदयाल पत्तन कांडला पहले पत्तन को के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था उसकी कमी को पूरा करने तथा मुंबई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। दीनदयाल पत्तन एक ज्वारीय पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मुरगांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोचीन पत्तन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर पीओ चिदम्बरनार यानी तूतीकोरिन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है। इसकी पृष्ठभूमि पर अत्यंत समृद्ध है। यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषता लौह अयस्क का निर्यात करता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण यह तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। तो ये हमने जलमार्ग और जल परिवहन की बात की। अगले टॉपिक में हम वायु परिवहन पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इतने टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।